हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, जल प्रदूषण क्या होता है? जब हमारे जल में विभिन्न प्रकार के खराब जो तत्व होते हैं, ठीक है, चाहे वो मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक के द्वारा जनित हो, वो मिल जाते हैं और हमारे जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, मतलब उसकी गुणवत्ता में ह्रास करने का काम करते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, जल में किसी भी प्रकार के अगर अवांछनीय पदार्थों, गैसीय पदार्थों या फिर किसी भी तरीके का पदार्थ अगर मिलता है जल में और वह जल की गुणवत्ता का ह्रास करता है, तो वो सब किस में आता है? जल प्रदूषण में आता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे जल प्रदूषण के स्रोत के बारे में। ठीक है, तो जल प्रदूषण के स्रोत को 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। स्रोतों के आधार पर, प्रदूषक स्रोतों के आधार पर, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर और विगलनता के आधार पर, मतलब जो गलन क्षमता होती है विभिन्न पदार्थों की, उसके आधार पर। तो स्रोतों के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। औद्योगिक प्रदूषक, कृषिजात प्रदूषक, नगरीय प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक। ठीक है, तो औद्योगिक प्रदूषक में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे उद्योगों के द्वारा डायरेक्ट जल में मिला दी जाती हैं, क्योंकि उद्योगों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व निकलते हैं, बहुत ही जहरीले रासायनिक तत्व निकलते हैं। और उनका क्या होता है, किसी न किसी नदी में आप लोग देखते होंगे कि जो उद्योग होते हैं वो किसी न किसी, ज़्यादातर नदियों के किनारे स्थित होते हैं, जिससे उनका जो भी गंदगी है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो क्या करें, सीधे जाके नदियों में वो डंप कर सके। तो उनसे विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं जो कि हमारे जल को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। तत्व कौन कौन से होते हैं? क्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। भारी तत्व में आता है पारा, सीसा, जस्ता और तांबा। कृषिजात प्रदूषक, तो ऐसे तत्व, ऐसे रासायनिक तत्व जो कि कृषि कार्यों में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो भी हमारे जल के लिए हानिकारक है, जल की गुणवत्ता का ह्रास करते हैं। जैसे कि जो हम रासायनिक खाद उपयोग करते हैं वो बह के जाता है और हमारी नदियों में मिल जाता है, या फिर जो भी हमारे पास का जल स्रोत होता है मिल जाता है, या फिर भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमारे भूमिगत जल में जाके मिल जाता है। ठीक है, हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, हम खरपतवार नाशी कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा हमारे फसलों के साथ जो अनचाही फसलें उग जाती हैं उनको नष्ट करने के लिए हम कुछ दवाओं का प्रयोग करते हैं। वो सारी चीज़ें भी हमारे जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, आगे आता है नगरीय प्रदूषण। तो जो नगरों का सीवेज पाइप होता है वो भी ज़्यादातर कहाँ पे जाके डंप होता है? जो हमारी नदियाँ होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एक नगर के अंदर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, आपने कई बार देखा होगा कि नदियों में बहा दिया जाता है या फिर नदियों के किनारे उन्हें ले जाके जला दिया जाता है। तो उससे उत्पन्न फास्फेट तथा नाइट्रेट के जो आयन होते हैं वो भी हमारे जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषक भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी के उद्गार से जो राख उत्पन्न होती है, जो मलबा उत्पन्न होता है, वो भी नदियों के जल में जाता है या समुद्रों के जल में जाता है। वर्षा होती है, उससे बह के नदियों या फिर समुद्रों में पहुंचता है और हमारे जल के प्रदूषण के स्तर को क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। आगे आता है भौतिक तथा रासायनिक गुणों में। तो भौतिक और रासायनिक दोनों को अलग किया गया है। भौतिक में जो भी रंग, राख, तेल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? भौतिक में। रासायनिक में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि बहाए जाते हैं नदियों में, जिससे कि हमारे जल का प्रदूषण वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विगलनता मतलब वस्तुओं के गलने या पदार्थों के गलने की क्षमता के आधार पे। तो विगलित होने वाले मतलब ऐसे जो कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से जल्दी से जल में गलित कर दिए जाते हैं वो, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से उन्हें जल्दी से गलित नहीं किया जा सकता, वो जल में जल्दी से नहीं मिल पाते, वो भी प्रदूषण का कारण बनते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जल की प्रकृति को हम किस तरीके से देखते हैं। मिटा देती हूँ इसे मैं। अब देखिए, जल की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला है BOD, ठीक है, दूसरा है COD और फिर एक होता है DO। ठीक है, अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है BOD, क्या होता है COD और क्या होता है DO। इससे क्या होता है, हम जल की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए
BOD को। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, या इसे बोलते हैं जैव ऑक्सीजन मांग, ठीक है। अब यह होता क्या है, ये ऑक्सीजन सीधे सीधे लिखिएगा, ठीक है। ये है ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर ठीक है, जो कि सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक है। उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक है, मतलब इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं कि इसमें 1 लीटर जल लिया जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि इस 1 लीटर जल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 5 दिन तक क्या जैविक क्रिया कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतनी ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब इतनी उस जल में इतनी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए कि उस जल में वो सूक्ष्म जीव जो हैं 1 लीटर जल में 5 दिन तक अपनी उपापचयी क्रियाएं कर पाए। अगर किसी भी जल में इतनी ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित रहती है मतलब वह इस मानक में खरा उतरता है, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन किया जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, पहले तो सीधा सीधा आप ये देखिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन होता है, मतलब इसमें सीधी सीधी क्या होती है, किसी भी जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को देखा जाता है। जिस जल में जितनी अच्छी ऑक्सीजन होती है वह जल उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब आगे लिखिए। अब अगर वो जीव उपापचय नहीं कर पाते, उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब सीधा सा है कि वो जल जो है वो प्रदूषित है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जितना बीओडी ज्यादा होता है, ठीक है, डीओ उतना कम होता है। डीओ हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नदियों के जल में, ठीक है, नदियों के जल में बीओडी का स्तर 10, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी पीसीएस एग्जाम में, तो पूछा गया था, शायद राजस्थान की पीएससी में आया था, ठीक है। तो नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। हमारा बीओडी क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं, सीओडी और डीओ देखते हैं, ठीक है। अभी सीओडी हमारा दूसरा मानक है, उसको हम देख लेते हैं। सीओडी, ठीक है, इसमें जल में उपस्थित जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका मापन किया जाता है, ठीक है। उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है उसको देखा जाता है। तो लिखिए, जल में उपस्थित
कार्बनिक पदार्थों में क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब सीधा सा है ऑक्सीकरण, ठीक है, के लिए आवश्यक, ठीक है। मतलब किसी भी जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, बस इतना चेक किया जाता है किसमें, सीओडी में, ठीक है। अगला देखिए, सीओडी की जो सहनीय मात्रा है जल में वो कितनी होना चाहिए, सीओडी 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, सीओडी का मान जो है वो हमेशा बीओडी से ज़्यादा होगा, ठीक है। हमेशा बीओडी से ज़्यादा होगा। और जहाँ फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पानी में मिलते हैं, वहाँ पर हमेशा सीओडी ज़्यादा होता है। मतलब अगर सीओडी ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जल हमारा जो है वो प्रदूषित होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम घुले ऑक्सीजन या डीओ बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें हम सामान्यतः यह देखते हैं, आप ऐसे ही नाम से भी लग रहा होगा कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो कितनी है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा जल शुद्ध, ठीक है। अब डीओ पेयजल में कितना होना चाहिए, 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि जितनी ज़्यादा जल में ऑक्सीजन होगी उतना जल जो है हमारा शुद्ध माना जाएगा, जितनी ज़्यादा घुली ऑक्सीजन उतना शुद्ध जल। चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें सर्वाधिक संभाव्य संख्या, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, या इसे बोला जाता है एमपीएन, ठीक है। तो जैव अपशिष्ट जो हमारे होते हैं, यह एमपीएन होता क्या है, तो जैव अपशिष्टों द्वारा जल प्रदूषण का मापक है, ठीक है। अब जिस जल में जितने ज़्यादा जैव अपशिष्ट होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा जैव अपशिष्ट घुले होते हैं उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या भी अधिक होती है। प्रदूषित जल में एमपीएन का मान सदैव उच्च होता है, ठीक है। इतनी चीज हो गई आपकी। अब एक चीज और लिख लीजिए, टीडीएस, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है। अब किसी भी जल में कितने ज़्यादा ठोस पदार्थ और कितने ज़्यादा जो लवण घुले हुए हैं उन्हें ही हम किस में रखते हैं, टीडीएस में। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम पेयजल के लिए निर्धारित मानक देख लेते हैं। WHO के द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। पेयजल के लिए निर्धारित मानक कब जारी किया गया था? WHO ने 1971 में 2 रूपों में किया था। पहला तो भौतिक और दूसरा था रासायनिक। भौतिक में सिर्फ यही बताया था कि जल साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसमें से गंध नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और पीने योग्य होना चाहिए। रासायनिक में उसकी पीएच वैल्यू बताई गई थी, कितनी होनी चाहिए जो हमारा पीने योग्य जल होता है,
तो 7 से 8.5, और इसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आज हमने क्लियर कर ली हमारे जल प्रदूषण में। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। थैंक